वक्फ बिल तो अब इसी सप्ताह आने ही वाला है। वक्फ बिल का नाम भी बदल दिया गया है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। संसद का बजट सत्र एक रिसेस के बाद, अवकाश के बाद पुनः आरंभ हो गया और अब बात ये हो रही है कि भाई जो संसद का शेष सत्र बचा है उसमें क्या होगा, क्या किया जाएगा और क्या हंगामे होंगे। देखिए, हंगामेदार जो हैं वो 3 मैटर तो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और इस बार होने वाले भी हैं। इनके बारे में चर्चा भी आरंभ हो गई है। और एक तो हंगामा मचा रखा है तमिलनाडु की जो डीएमके है उसने, और वो है लैंग्वेज को लेकर, और लैंग्वेज के साथ साथ वो डिलिमिटेशन को लेकर भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो आधा चलती है और आधा पीछे हट जाती है, जिसको कहते हैं ना रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। वो पॉलिसी वो अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर ज़्यादा खड़े हो गए साथ में इस स्टालिन के, तो फिर पूरे के पूरे उत्तर भारत में सफाया समझो। अभी बिहार में चुनाव होने हैं जहां उनको कन्हैया कुमार को सीएम बनाना है। जी हाँ, कन्हैया कुमार बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर, ये हेडलाइन है बिल्कुल। तो भैया तुम कन्हैया कुमार कैसे सीएम बनाओगे अगर बिहारियों को गाली दी जाएंगी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के साथ में तुम खड़े होकर पार्लियामेंट में बक बक करोगे? संभव नहीं है फिर तो। आज वैसे धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छी खासी खिंचाई कर दी, और अच्छी खासी खिंचाई इसलिए कर दी क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि झूठ बोलने में तो आपको पता है न लेफ्टिस्ट का कोई सानी है, ना इन द्रविडियन पार्टीज़ का कोई सानी है। इनके जो गुरु हुआ करते थे पेरियार, उनका तो पूरा जीवन ही झूठ पर था। तो अब जो भी बातें कही, एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके वालों को अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड कहा। बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है, और वो डीएमके वाले हैं, क्योंकि अन्नामलाई आ गए बीच में। अन्नामलाई ने कहा कि भैया ये जो कह रहे हैं ना कि हम जो जनता है उसकी ध्वनि हम विस्तारित कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि जनता का क्या मतलब है? तुम स्टालिन, तुम्हारा बेटा वो दयानिधि, और तुम्हारे भाई भतीजे, चाचे के भाई, ये पूरा जो तुम्हारा जो वृहद परिवार है, यही है क्या जनता की ध्वनि? क्योंकि जनता तो ये कह रही है कि एनईपी जो है वो एक फार्मूला है जिसके माध्यम से जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, उनको सीबीएसई स्टैंडर्ड तक ले जाया जाए। सीबीएसई में आराम से 3 लैंग्वेज फार्मूला चल रहा है, और तीसरी लैंग्वेज अधिकतर स्थानों पर हिंदी ही पढ़ाई जा रही है। सारे सीबी स्कूल जो हैं वो डीएमके के और एडीएमके के नेता चलाते हैं, यानी द्रविडियन पार्टीज़ के जो सारे नेता कार्यकर्ता हैं वो ही ये स्कूल चला रहे हैं, और उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो सबको सीबीएसई स्कूल में ले जाना चाहते हैं। सीबीएसई स्कूल में आपको मान्यता नहीं मिल सकती जब तक कि आप 3 लैंग्वेज फार्मूला ना अडॉप्ट करें। तो वहाँ खुशी से अडॉप्ट करते हैं। क्यों? धंधा है। उस धंधे में फिर वो 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं ऑपरेट होता है। और मज़े की बात यह है कि पहले इन्होंने ये 3 लैंग्वेज फार्मूला 2024 के आरंभ में मान लिया, और फिर जब एमओयू भेजा तो साहब वो एमओयू परिवर्तित करके भेज दिया कि नहीं, ये एमओयू नहीं, ये एमओयू साहब हम थोपेंगे एमओयू। ये भूल गए कि केंद्र सरकार भारत की है, तमिलनाडु की नहीं है। स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नहीं है, और जो हरकतें हैं उनकी, उससे तो वो पौंडीचेरी में भी चुनाव नहीं जीत सकते, जो कि तमिल भाषी है। और वास्तव में इस समय पौंडीचेरी में भी, या पुडुचेरी जिसको आजकल कहते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये एक मुद्दा जो है ये इस समय गरमाया हुआ है। इसको 2026 में चूँकि चुनाव है अगले वर्ष तमिलनाडु में, तो इसको ये चुनावी मुद्दा बना के भुनाने के चक्कर में है स्टालिन मियाँ। और स्टालिन, हाँ जी हाँ, जानबूझ के कह रहा हूँ स्टालिन मियाँ, क्योंकि स्टालिन मियाँ जो है उनको उर्दू कंपलसरी करने में कोई आपत्ति नहीं हो। कह रहे उर्दू कंपलसरी कर दो भाई, लेकिन और कोई भाषा नहीं पढ़ाने दूंगा।
अंग्रेजी पढ़ सकते हो, उर्दू पढ़ सकते हो। यानी कि हमारे यहाँ जो दो ऐसे भाषाई आक्रांता आए थे, एक आपके ईरान तुरान से और ख़ासतौर से तुर्किस्तान से, तो उनकी भाषा पढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे जो अंग्रेज़ आए थे जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया, उनकी भाषा पढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय भाषाएं पढ़ाने में बहुत आपत्ति है साहब। हमारी दुश्मनी अंग्रेजी से नहीं है, हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। लेकिन तेलुगु नहीं पढ़ा सकते, कन्नड़ नहीं पढ़ा सकते, मलयालम नहीं पढ़ा सकते, हिंदी नहीं पढ़ा सकते, संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। तो इस पर तो काफ़ी बैंड बजा है, लेकिन चूंकि उनको तो केवल अपना जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि इससे बढ़ा के और उसको कर लिया जाए, लेकिन अन्नामलाई बहुत अच्छी तरह से काउंटर कर रहे हैं और ये मामला इनका पूरा फेल होने वाला है। दूसरा इशू जो है वो वक्फ बिल का आने वाला है पार्लियामेंट में। भाई वक्फ बिल तो अब इसी सप्ताह आने ही वाला है। वक्फ बिल का नाम भी बदल दिया गया है, उसका नाम उम्मीद कर दिया गया है। वो उम्मीद तो किसके लिए है पता नहीं। हमारे मुल्ला मौलाना आलम उलमा जो है उनकी तो सारी की सारी उम्मीद जो है वो फना हो चुकी है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद में जो इतना बढ़िया इनके पास तौर तरीका था कि किसी के ऊपर भी वक्फ की तलवार लटका दें, उसकी ज़मीन हथिया लें, उसके ऊपर क्लेम डाल दें, वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो सपना है, जो बड़ी किताब ने दिखाया है, जी हाँ, सूरत अन-अनफाल 39 8.39 कि भाई पूरी जो सारी की सारी जो ज़मीन है वो दारुल इस्लाम हो जानी चाहिए, वो कैसे पूरा होगा? उसके इम्प्लीमेंटेशन में तो भाई बहुत सारे रोड़े आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ये था कि साहब के वक्फ जो था वो पूरी तरह से सारे जितने भी दुनिया के कानून थे, दुनिया मतलब इनकी दुनिया है भारत तक ही सीमित है, भारत के जितने भी कानून थे उनसे बड़ा था, वक्फ का राज था। वक्फ के सामने कोई भी और कानून ठहर नहीं सकता था। उसका जो नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज था वो कहता था कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। जी हाँ, वक्फ सबके ऊपर था, वो हटा दिया गया है, ड्राफ्ट बिल में भी हटा दिया गया है। तो बस एक इस कानून के हटने से ही सारी समस्याओं का तो हल वहीं से हो जाता है। और बाकी जो छोटी मोटी थी कि साहब के अब पहले मालिकाना हक़ बताना पड़ेगा, बिना मालिकाना हक़ बताए आप किसी का क्लेम नहीं डाल सकते। वक्फ बाय यूज़र जो है वो ख़त्म हो गया, तो वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया तो पुरानी जितने भी आपके जो वो किले और हेरिटेज बिल्डिंग्स और जितनी भी जिनके ऊपर रोज़ रोज़ जो है क्लेम डाल के और उनको वक्फ प्रॉपर्टी बना रहे थे वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। तीसरे, गवर्नमेंट के पास अब पावर है कि गवर्नमेंट लैंड पे कहीं भी आपने वक्फ डिक्लेयर कर रखा है तो गवर्नमेंट उसको कैंसिल करके और अपने हक़ में ले ले, लो कर लो बात। तो ये जो है ये बहुत गर्मा गर्म मुद्दा बनने वाला है पार्लियामेंट में जिस दिन भी इंट्रोड्यूस होगा, जो कि मेरी सूचना ये है कि संभवतः इसी हफ्ते इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल गर्मा गर्मी का माहौल होगा ज़बरदस्त। और गर्मा गर्मी का माहौल तो होगा, लेकिन ये जानता है अच्छी तरह से विपक्ष भी कि साहब होना देना कुछ नहीं है, कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू को अलग कर सके भारतीय जनता पार्टी से, वो हुआ नहीं। तो जब वो हुआ नहीं तो एक्ट तो पास होना ही है, और जब एक्ट पास होना ही है तो क्या करना है? करना ये है कि साहब कंपटीशन करना है आपस में, यानी रीजनल पार्टीज़ को और कांग्रेस को आपस में कंपटीशन करना है कि भाई मुसलमानों का बड़ा गुलाम कौन जो है वो तलवे ज़्यादा अच्छी तरह से चाट सकता है, और वो चाटम चाटी चलेगी। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट साहब जो है वो संभल का आने वाला है। बताया गया है कि संभल को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि संभल में पूरा का पूरा जो मामला जो था, दस्तूर जो था वो उलट दिया गया है। जुम्मे की नमाज कंपलसरी नहीं है, मस्जिद ज़रूरी नहीं है, ये सारी बातें जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णयों में कही गई हैं वो ग्राउंड लेवल पर कभी भी आने नहीं दी गई। जो मुस्लिम वीटो था वो हमेशा कारगर था, लेकिन अब वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो संभल में तो आ ही गई हैं। वहाँ पर अनुज चौधरी नाम के जो सीओ हैं वो
डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आप खुले ख्याल के नहीं हैं तो आप घर से बाहर होली के दिन ना निकलिएगा। समझ रहे हैं ना आप कि अगर आपको रंग से परहेज है तो अंदर ही नमाज़ पढ़ लीजिएगा, बाहर ना आइएगा। गड़बड़ कीजिएगा तो क्या पता लाठी खानी पड़े या जूते खाने पड़े, या दोनों ही खाने पड़े, और साथ में शिक्षकों के पीछे भी जाना पड़े। तो इसलिए ध्यान रखने के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर बड़े सख्त एतराज़ात हैं हमारे दीनदार लोगों के, और कर दीनदार लोगों के एतराज़ात हैं और वो इस पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो भाई कांग्रेस कैसे पीछे रहेगी? कांग्रेस तो सबसे आगे रहेगी। लेकिन कांग्रेस अगर आगे रहती है दीन के मामलों में तो बाकी सारे लोग पीछे कैसे रहेंगे? वो आपस में कंपटीशन करके ये दिखाना चाहेंगे कि भाई वो कांग्रेस से ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं दीन की रखवाली के। तो इसलिए ये 3 मुद्दे जो हैं वो इस हफ्ते पार्लियामेंट में आपको जोर शोर से आगे आते हुए दिखाई देंगे, और कुछ एंटरटेनमेंट भी करेंगे, कुछ हो सकता है आपको गुस्सा भी दिलाएं, कुछ हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेट भी करें। लेकिन मुद्दे तो ये 3 आपको निश्चित रूप से अब पार्लियामेंट के बचे हुए बजट सेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।